इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। इससे पहले हमने दो वीडियोस में पढ़ा कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में क्या फार्मूलाज होते हैं, जिसको मैं अगर थोड़ी बहुत समरी दूं आपसे, तो आपने पढ़ा कि अगर एक्सियल लाइन में है फॉर अ शॉर्ट डाइपोल तो 2p/x³, अगर x डिस्टेंस उस पॉइंट का, तो जिस पॉइंट के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो जिस पॉइंट के ऊपर, तो एक्सियल है तो 2p/x³, और अगर इक्वेटोरियल है तो p/x³, सॉरी k के साथ kp/x³ और 2kp/x³। ये एक्सियल और इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट था। अब एट एनी जनरल पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ उन्हीं दोनों का आप इस्तेमाल करिए बहुत ही आसानी के साथ। मान लिया जैसे कोई डाइपोल है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है तो आप जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। अब किसी भी एक पॉइंट, ना वो एक्सियल पे होगा ना वो इक्वेटोरियल पे होगा, कोई भी एक पॉइंट है। अब सेंटर के साथ ये पॉइंट मैंने कंसिडर कर ली, तो अगर मैं यहाँ सेंटर के साथ एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये पॉइंट P है जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ध्यान रहे ना ये एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। अब इस सीन को आप थोड़ा ध्यान से समझिए और देखिए। ओके, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट P यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट कितने बढ़िया तरीके से यहाँ काम करेगा इसको जरा सोचिए। मान लीजिए P की डायरेक्शन है। अभी तक मैं जरा अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिलाऊं एक्सियल का और इक्वेटोरियल का, मान लीजिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये एक्सियल लाइन है। देखा जाए तो एक्सियल लाइन का मतलब क्या है? क्या एक्सियल लाइन सिर्फ डाइपोल के रेस्पेक्ट में सोचा जा सकता है या फिर डाइपोल मोमेंट के भी रेस्पेक्ट में सोचा जा सकता है? ओरिजिनली एक्सियल को आपको डाइपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में सोचना है। एक्सियल लाइन है क्या? अगर ये डाइपोल मोमेंट है P, उसकी ये डायरेक्शन है, तो इसी डायरेक्शन के अलोंग जाना एक्सियल लाइन कहलाता है। इस डाइपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में जाना एक्सियल है, उसी एक्सिस में, जिस एक्सिस में डाइपोल मोमेंट है, और जिस एक्सिस में डाइपोल मोमेंट है उसके ठीक परपेंडिकुलर जाना इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। अब यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा। अब डाइपोल भूल जाइए, आपको डाइपोल मोमेंट याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में एक्सियल और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल। अब आइए जरा यहां, अगर ये P है और यहां से ये लाइन थीटा डिग्री पे ओरिएंटेड है, तो क्या इस P का एक कंपोनेंट बनाया जा सकता है P cos थीटा? यस और नो? और ठीक उससे परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट यहां बनाया जा सकता है P sin थीटा। ये जो कंपोनेंट है इसका, ये P sin थीटा है और ये कंपोनेंट P cos थीटा है, अगर ये थीटा है तो। अब मैंने क्यों कहा था कि डाइपोल मोमेंट के ही रेस्पेक्ट में सोचना है। अगर एक सेकंड के लिए मैं अज्यूम करूं इस पॉइंट के बारे में, तो क्या ये पॉइंट इस P के लिए तो नहीं, लेकिन क्या ये इस P cos थीटा के लिए, P cos थीटा की डायरेक्शन इधर है, क्या ये पॉइंट उसी डायरेक्शन में यहां है? तो क्या ये लाइन, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ P cos थीटा? यस और नो? स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। क्या ये पॉइंट P cos थीटा के एक्सियल में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैंने इसको लिख दिया यहां पे, फिर से एक बार कहता हूं। अगर P की डायरेक्शन इधर है तो उसका एक कंपोनेंट P cos थीटा हो जाएगा, तो जिधर की तरफ P cos थीटा है ठीक उसी डायरेक्शन में पॉइंट P लाई कर रहा है, तो क्या इसको कह सकते हैं कि पॉइंट P इज लाइंग ऑन एक्सियल लाइन ऑफ P cos थीटा? P cos थीटा के एक्सियल लाइन पे ये लग रहा है। मतलब अब डाइपोल मोमेंट मानिए ही मत कि P है, अब आप ये समझिए P cos थीटा है, उस P cos थीटा के एक्सियल लाइन में ये लग रहा है। तो क्या इस डाइपोल मोमेंट के लिए एक्सियल लाइन का फॉर्मूला लगा करके यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है? अगर डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है तो उसके एक्सियल लाइन में फॉर्मूला 2kp/x³। अब P की जगह P cos थीटा लगाएंगे तो 2kp/x³ हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, इसको फिर से करेंगे। अब जरा इस P sin थीटा के रेस्पेक्ट में सोचिए। अगर P sin थीटा की डायरेक्शन ये है, तो क्या ये पॉइंट इस P sin थीटा के रेस्पेक्ट में ठीक उसके परपेंडिकुलरली पॉइंट पे लाई कर रहा है? तो क्या इसको कह सकते हैं कि यही सेम पॉइंट इस P sin थीटा के लिए 90 डिग्री पे होगा, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे होगा? वही लिखा है मैंने कि इट इज लाइंग ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ P sin थीटा, यानी P sin थीटा के रेस्पेक्ट में ये इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है। यानी दो तरीके से आप लिख सकते हो इसको। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस P cos थीटा के लिए निकालिए,
एक्सियल का फार्मूला लगाइए, क्योंकि इसके लिए एक्सियल पॉइंट है। इस पी साइन थीटा के यहाँ देखिए, इससे ठीक 90 डिग्री, इससे ठीक 90 डिग्री वाली लाइन पे है, तो इसके लिए आप निकाल लेंगे पी साइन थीटा। इसको E1 मानिए, इसको E2 मानिए। E1 के लिए, कॉस के लिए, E2 के लिए, और दोनों को सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग होंगे, ये आपको भी पता है। ओके, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे आपने करा, सबसे पहले मैं मान लेता हूं ये फर्स्ट चार्ज है, फर्स्ट चार्ज मतलब पी कॉस थीटा के लिए निकाल लेता हूं। पी कॉस थीटा के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैं E1 मान लेता हूं। अब आप देखिए, पी कॉस थीटा के ठीक एक्सियल लाइन में, यानी E1 की कोई डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी E1। इसके लिए लिखा जा सकता है, क्योंकि ये एक्सियल लाइन पे है, तो 2k पी की वैल्यू यहाँ पी कॉस थीटा है, मतलब पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल है, इसलिए मैं यहाँ पी की जगह पी कॉस थीटा लिखा है, अपॉन यहाँ लिख दिया एक्स क्यूब। मान लिया ये वाली डिस्टेंस एक्स है, तो यहाँ लिख दिया एक्स क्यूब। ये हो गई E1 की वैल्यू। अब जरा पी साइन थीटा के लिए देखिए, इस पी साइन थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस पी साइन थीटा के लिए? तो आप जानते हैं कि पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है, इसकी वजह से लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख देता हूँ E2, और E2 की वैल्यू हो जाएगी के पी की जगह पी साइन थीटा लेना है, क्योंकि ये पी साइन थीटा के रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल है, तो पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब। ये वैल्यू हो गई E1 की, और ये वैल्यू E2 की। अब E1 E2 के से ठीक 90 डिग्री पे है, तो दोनों के जो डायरेक्शंस होंगी लाइक E1 और E2, ये भी एक दूसरे से 90 डिग्री होगा, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। तो दिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, E1 इज परपेंडिकुलर टू E2। तो जब दो कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलरली लग रहे हों, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो आप जानते हैं, अगर 90 डिग्री है तो ई नेट का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ एक कई बार बच्चों को एक कन्फ्यूजन आ जाती है कि आपने ये जो पी कॉस थीटा की वजह से E1 की डायरेक्शन इस तरफ ली है, और पी साइन थीटा की वजह से E2 की डायरेक्शन पी साइन थीटा के ठीक अपोजिट ली है, तो डायरेक्शन कैसे समझेंगे? हालांकि डायरेक्शन को समझने के कई अप्रोच है, लेकिन मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं कि इस कन्फिग्रेशन के लिए अगर माइनस प्लस ले लो आप, तो अगर आप एक्सियल लाइन पे चलेंगे तो आपको पता है इस प्लस की वजह से E1 इधर पावरफुल E1 होगा और E2 माइनस, तो E1 माइनस E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड ही होगी E1, क्योंकि प्लस ज़्यादा पावरफुल है। यानी एक्सियल लाइन में अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन राइटवर्ड है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन राइटवर्ड हो रही है। तो इसीलिए पी कॉस थीटा के एक्सियल लाइन में जब मैंने फील्ड ली E1 माना, तो उसको उसी की डायरेक्शन में रखी जिस डायरेक्शन में पी कॉस थीटा है। अब जरा इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सपोज माइनस और ये प्लस है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, P मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहाँ आ जाइए, पॉजिटिव का मतलब होगा आउटवर्ड, नेगेटिव का मतलब इनवर्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, यानी P के ठीक अपोजिट होगी। P के इक्वेटोरियल के ऊपर जो भी P की डायरेक्शन होती है उसके ठीक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसीलिए अगर मैंने P साइन थीटा इधर की डायरेक्शन में माना हुआ है, तो इसकी वजह से प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके ठीक अपोजिट माना हुआ है। ये एक तरीका है, एक वे है, ऐसे सोच सकते हैं आप। तो ये वे काफ़ी इफेक्टिव वे है, इसको विजुलाइज कर सकते हैं आप। तो खैर यहाँ पॉइंट ये था कि इस पॉइंट के ऊपर आपने समझा कि जो E1 हमने निकाला हुआ है इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी E1, E2 कुछ इस तरफ हो जाएगी, तो ऑब्वियस है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इसके बीच में होगा या फिर कहीं भी हो सकता है, मतलब इन बिटवीन ही होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, दोनों का एंगल 90 डिग्री है, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर का अंडर रूट करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करता हूँ डायरेक्ट फार्मूला लगा करके। इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ओवरऑल E1 और E2 दोनों की वैल्यू लिख दी है, स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये नेट आएगा। अब सबसे पहले काम ये करते हैं कि जो जो टर्म्स कॉमन है, लाइक K कॉमन है, P कॉमन है, KP अपॉन एक्स क्यूब कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं। अब ऑब्वियस है कि KP का स्क्वायर टर्म आप कॉमन लेकर के बाहर करोगे तो स्क्वायर का अंडर रूट लेकर के आप सीधा बाहर कर सकते हैं। सो ई नेट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे KP अपॉन एक्स क्यूब। देखिए अंडर रूट में था इसीलिए स्क्वायर टर्म बाहर आएगा, तो अंडर रूट में फाइनली वो बाहर आ जाएगा। तो ओवरऑल अब अंडर रूट में बचेगा क्या? तो आप यहाँ देखेंगे 2 बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, यानी 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ, और प्लस यहाँ सिर्फ KP अपॉन एक्स क्यूब आ गया बाहर, तो यहाँ बचा साइन थीटा का स्क्वायर।
ये टर्म अंडर रूट में यहाँ आपके पास बचा हुआ है जो आपने देखा। ओके, अब ये 2 cos थीटा का स्क्वायर और sin थीटा का स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो आप एज इट इज लिखिए kp अपॉन एक्स क्यूब। इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ सिंगल cos स्क्वायर थीटा होता तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाता, तो आप वो भी काम कर सकते हैं kp अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ से आप अलग कर लीजिए, यानी 3 cos स्क्वायर थीटा कर लीजिए, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो हमारे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला मिला है वो ये फार्मूला मिल गया, और ये फार्मूला है, आपने देखा 3 cos स्क्वायर थीटा, एक cos स्क्वायर थीटा को अलग किया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया। सो kp अपॉन एक्स क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारे को फाइनल फार्मूला मिल गया है। इसको आप एक्सियल में लगाएं, इक्वेटोरियल में लगाएं, किसी भी प्लेस के ऊपर आप लगा सकते हो। लाइक अगर थीटा 0 डिग्री प्लेस कर दो, एक्सियल हो गया, थीटा 90 डिग्री प्लेस कर दो, इक्वेटोरियल का सेम फार्मूला आ जाएगा। इस फार्मूले को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, अगर थीटा 90 किया तो ये पूरी वैल्यू 90, 0, 1 का अंडर रूट 1, तो kp अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा, इक्वेटोरियल का फार्मूला। अगर आपने इसको 0 डिग्री किया तो आप जानते हैं 0 डिग्री का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 इंटू 3 प्लस 1 यानी 4, तो 4 का अंडर रूट 2, तो 2 kp अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये इतना ब्यूटीफुल फार्मूला है जिसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है, kp अपॉन एक्स क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, जो भी आपकी चॉइस है। तो ये एट एनी जनरल पॉइंट का था। आपने देखा किया क्या हम लोगों ने इस ओवरऑल डेरिवेशन में, आपने p के कंपोनेंट्स बनाए, p cos थीटा और p sin थीटा, और p cos थीटा के एक्सियल में था वो, और p sin थीटा के इक्वेटोरियल में था। तो दोनों से अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, जो कि दोनों 90 डिग्री थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। 3 लाइन का डेरिवेशन, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर के बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियरिटी आई कि इसको प्रूफ कैसे किया, और ये फार्मूला आपको ध्यान रखना था। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का E1 से एंगल बताइए, यानी कि मान लिया ये एंगल अल्फा निकालना हो आपको, तो अल्फा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप जानते हैं ये E2 को आप चाहो तो यहाँ ड्रॉ कर सकते हो E2, और 10 अल्फा के लिए फार्मूला लगा दीजिए, जो काम हम शुरू से करते आए हैं 11 से। 10 अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी E2 बाई E1। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 10 इनवर्स E2 बाई E1। सिंपल, ये डेरिवेशन आ गया जिससे कि आप अल्फा को निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आई होप कि इसमें आपको एक क्लियरिटी आई कि 10 E2 बाई E1 का रेशियो कहीं ना कहीं उस एंगल को बता रहा है। हालांकि इस टर्म को मुझे थोड़ा और क्लियरिफाई करना पड़ेगा। एक तो अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स E2 बाई E1 आ जाएगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से एट एनी जनरल पॉइंट पे आया है, उसका थीटा के साथ क्या रिलेशन है, इस थीटा के साथ। तो मैं ये लेफ्ट पार्ट को डिलीट करता हूँ और इस रीजन को थोड़ा ढंग से समझाता हूँ आपको। सो फाइनली आपको ये 2 कंक्लूजन्स मिले, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और अल्फा का एंगल E1 के साथ। अब मैंने कहा था कि अल्फा और थीटा का रिलेशन, एक बार फिर समझिए इस डायग्राम को। मान लीजिए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट था, और इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ कोई जनरल पॉइंट था, यहाँ था E1 और इस डायरेक्शन में था E2, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका एंगल हम लोगों ने अल्फा किया था। तो इस अल्फा का इस थीटा के साथ, इस थीटा के साथ, जिसके लिए आपने p cos थीटा और p sin थीटा बनाया था, उसके फॉर्म में। तो अगर आप E1 बाई E2 को चाहो, आप ध्यान से देखिए, तो E1 की वैल्यू थी 2 kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब, एक्सियल लाइन में था, और E2 की वैल्यू थी kp sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब। ये 2 फार्मूलाज थे। तो अगर आपको यहाँ पे, सॉरी ये E2 बाई E1 था, E2 बाई E1, क्योंकि अल्फा ये वाला एंगल है तो इस तरफ परपेंडिकुलर E2 है, और E2 बाई E1 10 अल्फा था। तो अगर मैं E2 को E1 से डिवाइड कर दूं, यहाँ इसी रिलेशन को आप देख सकते हैं कि अगर मैं E2 को E1 से डिवाइड कर दूं तो kp से kp टर्म कट गया, kp एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, ऊपर बचा साइन, और नीचे क्योंकि ये E1 नीचे आएगा, E2 बाई E1 है, तो साइन बाई कॉस 10 थीटा, और कहीं ना कहीं साथ में ये 2 भी डिवाइड में आ रहा है क्योंकि 2 cos थीटा नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ प्रॉपरली, साइन थीटा बाई 2 cos थीटा, जिसको कि आप लिख सकते हैं साइन बाई कॉस इज इक्वल टू 10, तो 10 थीटा
2। ये रिलेशन भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ नहीं किया, सिर्फ E1 और E2 की जो वैल्यूज़ थी उन्हीं को आपस में डिवाइड कर दिया, E2/E1 tan θ/2 के बराबर आ गया। तो अगर ये tan θ/2 है, यानी कि इस अल्फ़ा के लिए हमारे पास एक और रिलेशन आ गया, एंड दिस tan इनवर्स tan θ/2। यानी अगर आपको थीटा पता हो तो आप डायरेक्टली भी अल्फ़ा निकाल सकते हैं। ये कंक्लूजन था, मोरल ऑफ स्टोरी थी कि आप tan θ/2 की हेल्प से अल्फ़ा का रिलेशन, मतलब इन दोनों के अल्फ़ा और थीटा का रिलेशन पता लगा। तो ये टेक्निकलिटी थी किसी भी जनरल पॉइंट के ऊपर निकालने के लिए, और आपको पता है जनरल पॉइंट पता है तो आप एक्सियल भी इक्वेटोरियल भी किसी को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस एट एनी जनरल पॉइंट को अच्छे से समझा और इन्जॉय किया। बाकी आप जैसी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इस टॉपिक पे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।